चैप्टर 39 शिवू की क्यूटनेस। राघव का मैसेज पढ़ते ही शिवू के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने कुछ ही शब्दों में रिप्लाई दिया, आप टेंशन ना लो अंकल, मैं उसकी ऐसी हालत करूंगा कि वो वापस पापा के पास आने से ही कांपेगी। जैसे ही राघव ने शिवू का रिप्लाई पढ़ा तो उसके चेहरे पर एक कान से लेकर दूसरे कान तक की मुस्कान थी। अब आगे श्रेया चिढ़कर पूरे एटीट्यूड में, राघव ये तुम बार बार अपने मोबाइल पर क्या कर रहे हो, और ये बताओ कि हमें अब और कितनी देर लगने वाली है शिवू के पास पहुंचने में। राघव नकली मुस्कुराहट के साथ, हे, अरे मैडम हम बस पहुंचने ही वाले हैं, आप बिल्कुल भी लेट नहीं होंगी। मन में उसे कोसते हुए, आज तो चुड़ैल तुझे पता चलेगा ओबरॉयज उनमें से नहीं जो तू उन पर अपने दौरे डालने आती है बार बार। मैं तो ये सोचकर एक्साइटेड हो रहा हूँ, छोटे बॉस तेरा क्या हाल करेंगे। श्रेया जब कार से उतरी तो अपने सामने की जगह देखकर कंफ्यूजन सा, ये कौन सी जगह ले आए हो तुम मुझे, ये तो कोई कंस्ट्रक्शन हाउस लग रहा है, पर हम तो शिवांश से मिलने जा रहे थे। राघव, अरे श्रेया मैडम यहाँ छोटे सर अपनी रूटीन प्रैक्टिस करते हैं जो हर ओबरॉय को करना होता है, चलो मैं आपको उनके पास लेकर चलता हूँ। श्रेया भी अपने गोगल चाकर स्टाइल से अपने बाल झटके हुए राघव के पीछे पीछे चली गई। वही एक ग्लास का बने कमरे के अंदर रोनी, जो शिवू का पर्सनल बॉडीगार्ड प्लस असिस्टेंट था, वो रूम में एंटर करते हुए अपना सर झुकाकर रिस्पेक्ट से कहता है, बॉस श्रेया मैम राघव सर के साथ आ रही है। वही अपने कानों के ईयर प्रोटेक्टर निकालते हुए चश्मे पहने हुए अपने छोटे छोटे हाथों में मिनी गन पकड़े शिवू रोनी की तरफ देखकर बस अपना सर हिला देता है और वापस अपनी शूटिंग प्रैक्टिस शुरू कर देता है। शिवू के मिनी गन से लगातार बुलेट के फायर होने की आवाज आ रही थी और उसके सारे शॉट्स बुल्स आए थे। खैर इतने में राघव रूम पर नॉक करते हुए, छोटे बॉस। शिवू ने उस तरफ देखा और उत्साहित होकर उस तरफ देखते हुए, वही जैसी ही श्रेया ने अंदर का नजारा देखा, पहले तो उसे जोर का झटका लगा। वो इतनी तेज फायर की आवाज को सुनकर कमरे में प्रवेश करने से पहले ही अंदर तक कांप गई थी। उसकी धड़कन इतनी तेज थी कि उसके अपने कानों तक साफ सुनाई दे रही थी। शिवू ने अपनी मनमोहक प्यारी मुस्कान के साथ श्रेया की तरफ देखते हुए, श्रेया आंटी आप तो दादू की दोस्त की पोती हो ना, दादू ने मुझे बताया था आपके बारे में। शिवू की प्यारी आवाज सुनकर श्रेया वापस रियलिटी में आई। शिवू की तरफ देखते ही उसे याद आया कि वह किस उद्देश्य के लिए उसके पास थी। वह इतनी जल्दी अपनी योजना को एग्जीक्यूट करने के पहले पीछे नहीं हार मान सकती थी। उसके लिए इस समय उसका उद्देश्य सबसे पहले करना महत्वपूर्ण था। श्रेया ने फीकी हंसी हंसते हुए हड़बड़ाहट में अटकते हुए, हेलो बेटा कैसे हो आप, फिर उसके पास आते हुए अपनी घबराहट को कम करते हुए, शिवांश मुझे आपके पापा ने आपसे मिलने के लिए भेजा है, वो चाहते हैं हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जान ले और दोस्ती कर ले। शिवू ने श्रेया के हाथों को पकड़ते हुए अपनी क्यूट और मासूम आवाज में कहा, हाँ आंटी मैं भी आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, लेकिन डैड कहते हैं दोस्ती में ट्रस्ट सबसे इम्प होता है। शिवू की प्यारी आवाज को सुनकर श्रेया का दर्द थोड़ा थोड़ा काम हो गया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल तुम्हारे पिता बिल्कुल सही कहते हैं, वैसे भी वो इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, वो कुछ भी गलत कैसे कह सकते हैं। श्रेया की बात सुनकर शिवू की नीली आंखें में तीखापन साफ नजर आ रहा था, लेकिन उसने अब भी अपने चेहरे पर अपनी प्यारी सी मुस्कान बनाई थी। उसने वैसे ही पूरी मासूमियत के साथ कहा, सच में आंटी, तो क्या आप मेरी सिर्फ एक मदद कर सकते हैं। श्रेया, हाँ आखिर मैं शिवांश सिंह ओबरॉय की मदद करने के लिए कैसे मना कर सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। शिवू, तो ठीक है आंटी आप, बोलते हुए उसने श्रेया को एक स्पॉट पर ले जाकर खड़ा कर दिए। हाँ आप यहीं खड़े रहो, और रोनी की तरफ इशारा करते हुए, ये आपको अलग अलग फल अपने सर पर रखने को बोलेगा तो आप रखना और मैं अपनी इस उद्धरण चिन्ह अपनी मिनी गन को दिखाते हुए इस गन से उस पर निशाना लगाऊंगा, तब आप भी देख लोगे कि आपका ये नया दोस्त कितना अच्छा निशाना लगाता है। जैसा ही श्रेया ने शिवू की बात सुनी तुरंत ही हड़बड़ी में, अरे नहीं बेटा ये तुम कैसी बात कर रहे हो, कोई कभी भला ऐसे भी निशाना लगता है। शिवू तुरंत उछलते हुए, हाँ आंटी मैंने डैडी को कई बार देखा है ऐसे निशाना लगाते हुए, वो तो ये हर दिन करते हैं। श्रेया शॉक में, व्हाट, वो ये हर दिन करते हैं। शिवू अपनी क्यूट आवाज में, यस आंटी, जब भी डैड को गुस्सा आता है तो वो हमेशा ऐसे ही अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, पर डैड का निशाना बहुत खराब है इसलिए वो हर बार फ्रूट्स पर लक्ष्य करने की जगह ज्यादातर उन लोगों के माथे पर लक्ष्य कर देते हैं।
फिर श्रेया का हाथ दबाते हुए, लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरी शूटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। और आपको पता है आप पहली हो जिस पर मैं अपनी शूटिंग प्रैक्टिस करने वाला हूँ, वरना तो मुझे कभी डैड की तरह करने का मौका ही नहीं मिला। शिवू की बात सुनकर श्रेया डर से मन ही मन में, नहीं नहीं, ये बच्चा तो मुझे आज पक्का आज मार कर रहेगा, नहीं मैं और यहाँ नहीं रुक सकती, अगर जान बची तब तो मैं ऐश की जिंदगी जी पाऊंगी, आखिर जान है तो जहाँ है। हाँ जितना जल्दी हो भाग यहाँ से श्रेया, वरना आज तेरी समय से पहले ही मौत होना तय है। शिवू की बात सुनकर श्रेया शौक से उद्धरण चिन्ह डॉट, क्या तुमने कभी ये नहीं किया? देखो बेटा, हाँ वो मुझे याद आया, मुझे दादाजी के लिए दवा लेनी थी, मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगी, बोलकर वो ऐसे वहाँ से गायब होती है जैसे गधे की सर से सिंह। श्रेया को ऐसे वहाँ से रफू चकार होते देख राघव अपना पेट पकड़कर जोर जोर से लगता है। राघव, ओह ओहो, हा हा हा, हे भगवान, ये तो इतनी जल्दी ही हार मान गई। इससे पहली वाली लड़की ने तो कम से कम अपने सर पर सेब तो रखा था, पर ये तो उससे भी ज्यादा डरपोक निकली। राघव की बात सुनकर शिवू और रोनी के चेहरे पर भी मुस्कान थी। वहीं दूसरी तरफ शिवाय के घर पर शाम के 7 बजे अभी अनिका फ्रेश होकर वॉशरूम के बाहर ही निकली थी कि तभी उसके मोबाइल रिंग करने लगा। कॉल आईडी पर अमन नाम शो होते ही उसने कॉल को अटेंड कर लिया। सामने से अमन की एक्साइटमेंट भरी हुई आवाज सुनी दी, बॉस आप तो सच में कूल हो, मतलब आपको पहले ही पता था कि जिस लड़की की जानकारी आपने मुझे निकालने के लिए दी है उसकी मुझे बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी। बॉस सच कह रहा हूँ, अगर इस लड़की की एक भी वीडियो बाहर वायरल हो गई तो ये लड़की अपना मेकअप भरा मुंह कभी किसी को नहीं दिखा पाएगी। अनिका बिना किसी ज्यादा रिएक्शन के, अमन मुझे नहीं पता था, तुम्हें गॉसिप करने में भी मजा आता है, अब बस मुझे उसकी सारी मेजर जानकारी दो और उसकी सारी डिटेल्स, फोटो और सीक्रेट वीडियो भेजो जो तुमने हासिल किए हैं। अमन तुरंत हाथ बढ़ाते हुए, जी बॉस, लेकिन बॉस आप ये फोटो और वीडियो अकेले देखिएगा, क्योंकि ज्यादातर तो ब्लू फिल्म की कॉपी ही लगती है। हे जल्दबाजी में वो ट्यूरेंट ही कॉल कट कर देता है। अनिका सनाज चोटकर अमन की दी हुई जानकारी पढ़ने लगती है। जैसा कि उसे लगा ही था, श्रेया बिल्कुल किसी की वैसी ही लड़की थी जो पैसे और पावर के लिए किसी भी बिस्तर को गर्म कर सकती थी। यहाँ तक कि उसके बहुत से बेड पार्टनर भी थे जो ज्यादातर अंडररेटेड पुरुष मॉडल थे, जिनको वो अपने बैकग्राउंड के दम पर सपोर्ट भी करती थी। अनिका उन फोटो को तेजी से स्वाइप करते हुए, सच में अमन ने हमेशा की तरह अपना काम कुछ ज्यादा ही परफेक्ट किया है। मैंने तो कुछ ही सबूत मांगे थे, लेकिन इसने तो पूरी की पूरी फिल्म ही लाकर दे दी। उन फोटो को देखने के बाद अनिका की आंखों में गुस्सा उतर आता है। ये लड़की मेरे शिवू को मुझसे अलग करने के बारे में सोच रही थी। फिर अपने मोबाइल को बेड पर फेंकते हुए, ऐसी लड़की को मैं अपने शिवू के करीब तो क्या कभी उसके पास भी ना आने दूं। इस वक्त अनिका की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। खुद को शांत करने के लिए कुछ देर बाद वो शिवू के कमरे की तरफ निकल गई। आखिर आज के बारे में उसे जानना जो था कि उस श्रेया ने शिवू के साथ के साफ और मासूम दिल को बहलाकर अपने लिए जगह तो नहीं बना ली है। वही शिवू अभी शिवाय के साथ बात करने के बाद अपने रोबोट्स के साथ कुछ बना रहा था। तभी उसके रूम में अनिका एंटर करती है। शिवू पीछे मुड़कर, परी आप कब आए? बेबी मैं तो अभी अभी आए हूँ। शिवू, आज तो अपने बहुत काम किया होगा ना, आप तो थक भी गए होंगे। अनिका, हम, इसलिए मैं अपने शिवू की क्यूट स्माइल से अपनी थकावट दूर करने आई हूँ, बोलते हुए वो शिवू के पास चली गई। शिवू ने भी अपने हाथ फैलाकर गोद में उठाने का इशारा दिया। अभी वो किसी 5 से 6 साल का मासूम बच्चा लग रहा था, जिसे बस अपनी माँ की गोद में रहना ही अच्छा लगता था हो। खैर, शिवू को अपनी गोद में बिठाकर अनिका ने उसे बिस्तर पर ले गई और कुछ देर इधर उधर की बात और खूब सारी मस्ती करने के बाद वो लोग रात के डिनर के लिए चले गए। आज शिवाय किसी काम से बाहर ही रुकने वाला था और सुबह सीधा ऑफिस जाने वाला था। खैर, शेफ्स ने सारा खाना पहले ही बना दिया था। जब अनिका ने और शिवू ने खाना खा लिया तो अनिका शिवू को अपने कमरे में ले गई, उसे सुलाने के लिए। उसके सर पर प्यार से सहलते हुए आज के दिन क्या हुआ बता रही थी। उसके बाद उसने शिवू से पूछा, बेबी तुमने आज स्कूल जाने के बाद क्या किया? शिवू तुरंत बिस्तर पर बैठते हुए उत्साहित होकर, परी पता है आज मुझसे मिलने श्रेया आंटी आई थी, आपको पता है वो मुझे बहुत पसंद करती है और बहुत सारे उपहार भी देती है। उद्धरण चिन्ह। अनिका ने अपनी टेंशन को छुपाते हुए, क्या आपको वो पसंद है? शिवू अपने चेहरे पर पूरी क्यूटनेस लेकर मासूम बनते हुए,
हाँ परी, आपको पता है वो बहुत अच्छी है और डैड को भी बहुत पसंद करती है। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो फ्यूचर में मेरे और डैड के साथ रहेंगी हमेशा के लिए। वाओ, अब मुझे कभी अकेला नहीं रहना पड़ेगा ना। फिर नकली उदासी दिखाते हुए, पर आपको पता है मुझे लगा था जब आप चले जाओगे तो मेरे लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाओगे और मुझे अपने साथ कौन सुलाएगा, लेकिन देखा श्रेया आंटी ने मुझसे वादा किया है कि वो रोज आपकी तरह ही मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बनाएगी। हाँ, शिवू की बात सुनकर अब अनिका की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई थी। उसे अब शिवू को लेकर चिंता होने लगी थी। कहीं न कहीं उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि शायद अगर वो शिवू से न मिली होती तो उसे किसी से इतनी एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती। फिर उसे याद आता है जब वो शिवू से पहली बार मिली थी, तब तो ऐसा लग रहा था कि शिवू के चेहरे पर कोई इमोशन ही नहीं है। और वो किसी पत्थर की तरह उस समय चोट लगने पर भी कैसे बैठा हुआ था। ऐसा सोचते ही अनिका ने खुद को डांट लगाई। अगर वो शिवू से न मिलती तो शिवू के बचपन का क्या होता। नहीं, उसने उसकी लाइफ में कुछ गलत नहीं किया था, क्योंकि शिवू तो मासूम था। जैसे लगता था कि श्रेया भी उसका जैसे ख्याल रखेती वैसे वो औरत भी रखेगी। आखिर एक बच्चे को तो हमेशा प्यार की जरूरत होती है, और उसके जाने के बाद उसका क्या होगा, उसने तो कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था। अब अनिका को शिवाय की बातें सही लग रही थी। अगर शिवू वो की मॉम बन जाती है तो वो ऐसे लोगों से हमेशा उसकी रक्षा करके रखेगी कि ऐसे लोगों को अपने बेटे के आसपास भी नहीं आने देगी। अभी अनिका अपनी गहरी सोच में गुम ही थी कि शिवू उसे हिलाते हुए, अरे परी आपको क्या हो गया। अनिका आखिरकार अपने होश में आए और प्यार से शिवू का सर सहलाते हुए उसे से पूछा, बेबी क्या आपको वो अनाती आपकी परी की ज्यादा अच्छी लगती है। ये सवाल पूछते हुए अनिका की आंखों में उदासी थी, जिसे शिवू भी देख रहा था। उसने कसकर अपना सर को हिलाते हुए अपनी क्यूट सी आवाज में कहा, नहीं, कभी नहीं। फिर अपने छोटे छोटे हाथों को अनिका के गले लपेटे हुए कहा, मेरी परी जैसी प्यारी, सुंदर और ख्याल रखने वाली कोई भी नहीं है इस पूरी दुनिया में। मेरी परी सबसे अच्छी है। फिर अनिका की लगालों पर किस करते हुए, आई लव यू माई एंजल। अनिका मुस्कुराते हुए, आई लव योर टू बेबी। वैसे इस बार टू भर भर के कमेंट्स आए। टू कुछ रीडर्स के डाउट्स है, टू मैं वो क्लियर कर देती हूँ। दोस्तों हमारी एजेंट हेरोइन बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं है। वो क्या है ना, अपने बच्चे के प्यार में वो थोड़ी सी इनसिक्योर है, एंड दूसरा वो काइंड हार्टेड है, इसलिए टू बार बार अपने आसपास वे लोगों के बारे में इतना सोचती है, तभी टू उसकी डेथ भी हुई थी। खैर एंड दूसरा कि जब तक हमारे हीरो हेरोइन की शादी नहीं होती टू स्टोरी में मसाला मतलब फाइट्स लव कैसे दिखेगा। एंड यस हमारी अनिका इतनी आसानी से प्यार में नहीं पढ़ने वाली और इतनी आसानी से शिवाय को एक्सेप्ट करेगी। एंड थर्ड, अरे भाई हमारे ऋषभ भाई साहब जल्दी हाई स्टोरी में एनीवेल है, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एंड अपनी स्टोरी में फाइट्स भी बहुत होंगी, सो प्लीज गाइस थोड़ा सा वेट करिए। एंड प्लीज मेरी स्टोरी को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर दीजिए। बाय बाय। फिर अपने छोटे छोटे हाथों को अनिका के गले लपेटे हुए कहा, मेरी परी जैसी प्यारी, सुंदर और ख्याल रखने वाली कोई भी नहीं है इस पूरी दुनिया में। मेरी परी सबसे अच्छी है। फिर अनिका की गालों पर किस करते हुए, आई लव यू माई एंजल। अनिका मुस्कुराते हुए, आई लव योर टू बेबी। नेक्स्ट मॉर्निंग, ओबरॉय इंडस्ट्रीज। अनिका बार बार अपना काम करते वक्त दूर की तरफ ही देख रही थी, जैसे किसी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही हो। मन ही मन में झुंझलाते हुए, इस आदमी ने तो कहा था कि मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। मैं कल ही तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूँ, पर इसका अभी तक कुछ अता पता नहीं है। अब आगे कुछ समय बाद ओबरॉय कंपनी की ठीक सामने कार की लाइंस एक साथ आकर रुकती है, लेकिन उनके बीच में चल रही महंगी कार से एक लंबा चौड़ा हैंडसम आदमी अपने सूट को ठीक करते हुए स्टाइल से कार से बाहर निकलता है। कार से बाहर निकलते ही सबसे पहले वो अपनी कलाई घड़ी पर एक नजर समय देखता है। वही उसके पीछे चल रहा है राघव शिवाय को ऐसा करते देख मन ही मन चिढ़ते हुए। ये आज बॉस बार बार टाइम का देव खा रहे हैं, जैसे उनको कोई जरूरी काम से जाना हो। ऊपर से जो मीटिंग पूरे 3 दिन चलने वाली थी, उसके 24 घंटे में बिना रुके निपटा कर खुद को थकाया। वही हम लोगों की ऐसी हालत कर दी है कि अगर मैं और देर तक ऐसा ही खड़ा रहा तो पक्का बेहोश हो जाऊंगा। यार इनके साथ काम करना इतना मुश्किल है, और ऊपर से ये बार बार रास्ते भर समय तो ऐसे देख रहे थे जैसे इनकी कोई इम्पोर्टेंट डील हाथ से जा रही हो। पर यहाँ तो शिवाय बिना किसी पर ध्यान दिए सीधे अपनी प्राइवेट लिफ्ट में जाकर अपने ऑफिस के अंदर चला गया, जैसे उससे और इंतजार ही ना हो रहा हो। वही जैसा ही अनिका ने शिवाय को अपने ऑफिस में जाते हुए देखा, वो तुरंत ही अपनी सीट से खड़ी हो
गई और खुद की तेज धड़कन को शांत करते हुए पिछली रात जो उसने इतना सोच समझकर फैसला लिया था उसे याद करते हुए शिवाय के ऑफिस की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। जैसे ही शिवाय ने अपने ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक होने की आवाज सुनी, उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। वो जो इतनी देर से अपने ऑफिस के इधर उधर चक्कर लगा कर लगता टाइम देख रहा था, वो अपनी कुर्सी पर बैठकर एक फाइल पढ़ते हुए ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो बहुत व्यस्त हो। वही अनिका जब पहली नॉक पर भी कोई जवाब नहीं सुनती तो अपने मन ही मन में शिवाय को जी भर कर कोसने के बाद एक और बार नॉक करती है। तब तुरंत ही शिवाय की शांत आवाज सुनाई देती है, कम इन। अनिका बिना एक भी पल गवाए एक गहरी सांस लेते हुए ऑफिस के अंदर एंटर हो जाती है। उसने इस काम के लिए पहले ही खुद को तैयार कर लिया था कि उसको शिवाय से क्या बात करनी है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर शिवाय के हैंडसम फेस पर पड़ी वो अपनी जगह पर फ्रीज हो जाती है। उसका दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। शिवाय हमेशा की तरह अपने बिजनेस सूट में परफेक्ट और डैशिंग लग रहा था। शिवाय अनिका के एंटर करने के बाद से ही अंदर बहुत एक्साइटेड था, लेकिन जब उसने अनिका को एक ही जगह पर किसी बुत की तरह केवल उसे घूरते हुए देखा तो एक तरफ तो उसको ये अच्छा तो लग रहा था, वही अब उसका सब्र अब जवाब दे रहा था। आखिर उसने अब तक खुद को कैसे रोक रखा था, वो केवल वो ही जानता था। पूर्ण विराम। शिवाय ने अपना सर उठाकर उनका का चेहरा देखा, अपनी शांत आवाज में उससे कहा, क्या तुम ऐसे ही मुझे पूरा दिन देखने वाली हो? उद्धरण चिन्ह। हालांकि शिवाय के चेहरे के भाव और उसकी आवाज भावहीन लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें अनिका को देखकर एक अलग ही चमक और अनिका के लिए प्यार साफ साफ नजर आ रहा था। जैसे ही अनिका शिवाय की शांत आवाज सुनी वो तुरंत अपने होश में आ गई और शर्म से अपनी नजरें चुराते हुए कुछ भी तो नहीं, वो मैं सोच रही थी कि खैर। बोलते बोलते वो चुप हो जाती है। शिवाय अनिका की बात पर अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहता है, तुम क्या सोच रही थी? अनिका हड़बड़ाते हुए आगे आकर कुर्सी पर बैठे हुए, वो मैं कल तुम्हारी कही हुई बातों के बारे में मैं ही सोच रही थी। एक तो अनिका बहुत नर्वस थी, ऊपर से जब शिवाय ने उसके खुद को ऐसे ताड़ते हुए पकड़ लिया था, यो उसने और भी ज्यादा शर्म आ रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो कैसे अपनी बात शिवाय जे सामने रखे, लेकिन वो किसी तरह अपने आत्मविश्वास को वापस ला रहा थी और मन ही खुद को हिम्मत देते हुआ, कोई बात नहीं अनिका, तू कर सकती है। आखिर इसी को तो तुझसे शादी करनी थी, तो यही अपनी बात करने का समय है। वैसे कौन सा, मुझे इसके साथ हमेशा रहना है। बस तो अपनी बात पूरे कॉन्फिडेंस से कह दे जैसा तूने सोचा था। मन ही मन खुद को याद दिलाते हुए वो अपनी हिम्मत जुटा रही थी। वही शिवाय अनिका की बात के बाद कुछ पल तो उसके बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन को देखता है। उसे इस वक्त अनिका बहुत ही क्यूट लग रही थी। वो तो बस उसे एक तक देखा जा रहा था। आखिर ऐसा बहुत ही कम बार हुआ था जब अनिका उसके सामने हो, और ऊपर से उसने एक दिन के लिए अनिका को देखा तक नहीं था। हालांकि वो अपने काम में बहुत व्यस्त था, लेकिन रह रहकर उसे अनिका की बहुत याद आ रही थी। वैसे ही कुछ पल अनिका को देखने के बाद आखिरकार शिवाय ही बात को आगे बढ़ते हुए और टाइम ना वास्ते करते हुए कहता है, हम तो तुम मेरी कल की बात के बारे में बात करने आए हो, यानी हमारी शादी के बारे में। अनिका भी शिवाय की बात सुनकर धीरे धीरे से अपना सर हाँ में हिलाती है। वही शिवाय अनिका की हाँ पाकर बिना एक पल गवाए वो शादी के पेपर्स टेबल पर रख देता है। लेकिन इस बार उनमें शिवाय ने पहले से ही अपनी साइश किए हुए थे, जैसे उसे पहले से ही पता था कि अनिका उससे शादी करने के लिए हाँ ही कहेगी। साइन को देखकर अनिका की आंखें छोटी हो जाती हैं और वो अपनी आंखें छोटी छोटी करके शिवाय के हैंडसम फेस की तरफ देखती है। अनिका का चिदा हुआ चेहरा देखकर शिवाय बस अपने कांधे उसका देता है, जैसे कह रहा हो, मुझे इस तरह देखने की जरूरत नहीं। अनिका फिलहाल अपने दांत पिसते हुए इस बात को इग्नोर करती है, क्योंकि उसे भी ज्यादा जरूरी बातें उसे करनी चाहिए थी। वो पेपर्स को टेबल पर रखकर शिवाय की आंखें में आंखें डालकर देखते हुए कहती है, हालांकि मैंने इस शादी को करने के लिए हाँ कर दी है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, जिसका पूरा होने के बाद ही मैं तुमसे शादी करूंगी और इन पेपर्स पर साइन भी। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए एक तक वो शिवाय की आंखों में ही देख रही थी। अब उसका डर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अनिका की आंखों में जिद और उसका कॉन्फिडेंस देखकर शिवाय बिना किसी एक्सप्रेस के अनिका को देखकर बोलता है, हम बोलो, तुम्हारी क्या शर्तें हैं? मैं सुन रहा हूँ। अनिका एक गहरी सांस लेते हुए अपनी बात शुरू करती है। बोलते हुए एक तक वो शिवाय की आंखों में ही देख रही थी। अब उसका डर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अनिका की आंखों में जिद और उसका कॉन्फिडेंस देखकर शिवाय बिना किसी एक्सप्रेस के अनिका को देखकर बोलता है,
बोलो तुम्हारी क्या शर्तें हैं? मैं सुन रहा हूँ। अनिका एक गहरी सांस लेते हुए अपनी बात शुरू करती है। ठीक है, जैसा कि हमने तय किया था, हम दोनों ये शादी सिर्फ और सिर्फ शिवू की वजह से कर रहे हैं। मैं ये बात कभी नहीं भूलने वाली और मैं चाहती हूँ तुम भी मत भूलना। एक और बात, हमारी क्लोज फैमिली के अलावा इस शादी के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला। अब आगे। अभी अनिका अपनी बात बोल रही थी कि तभी शिवाय अपनी कड़क आवाज में उसे बीच में टोकते हुए कहता है, 1 मिनट, क्या कहा तुमने? ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली। अनिका बीच में यूं अचानक टोके जाने से थोड़ा सा नाराज तो होती है, लेकिन फिर खुद को शांत करते हुए अपनी सामान्य आवाज में, मतलब कि मैं जल्दी ही शिवू को जल्दी ही सच बता दूंगी कि मैंने ही उसे जन्म दिया था, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा प्यार देखकर शिवू मुझे आगे जाकर जरूर माफ कर देगा। 11, इसलिए भविष्य में हम इस शादी को प्रीटेंड करने की भी जरूरत नहीं होगी। अनिका की बातें सुनकर शिवाय के एक्सप्रेशन पूरे तरह से डार्क हो जाते हैं। उसने टेबल के नीचे से ही अपने हाथ की कसकर मुट्ठी बंद कर लेता है, लेकिन उसकी नीली आंखें उसकी नाराजगी साफ देखा रही थी। लेकिन अनिका को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी बात आगे कहते हुए, और मेरी अगली शर्त है। शिवाय, अभी भी कोई शर्त बाकी है? अनिका टेढ़ी मुस्कुराती हुई, बिल्कुल, क्यों अभी से इरादा चेंज हो गया? शिवाय किसी तरह खुद को शांत करता है और लंबी सांस लेते हुए, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। अनिका, तो हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, और जैसे एक कपल के बीच में रिश्ता होता है, वो सब हमारे बीच में वो सब कुछ भी नहीं होने वाला है। और शिवाय और अनिका थोड़ा झिझकते हुए, और मेरी फैमिली से बात तुम करोगे? शिवाय, पर क्यों? अनिका तपाक से, क्योंकि तुम्हें ही मुझसे शादी थी, और वैसे भी आज नहीं तो कल मैं अपने प्यारे बेटे शिवू को मना ही लूंगी, क्योंकि झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। बोलते हुए वो एक तक शिवाय की तरफ ही देख रही थी। शिवाय कुछ सोचते हुए अनिका की भूरी आंखें में देखता है, जिसमें उसकी बातों की सच्चाई साफ साफ नजर आ रही थी। शिवाय मन ही मन में, ठीक है जान, अभी के लिए तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन आगे क्या होने वाला है उसकी गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता है। अभी शिवाय मन ही मन में ये सब सोच ही रहा था कि अनिका शिवाय को बुलाते गए। तो मिस्टर ओबरॉय, क्या आप मेरी सारी शर्तों को मानते हैं? शिवाय अपनी नॉर्मल टोन में, ठीक है, मैं तुम्हारी फैमिली से भी बात कर लूंगा, और हमारा ये रिश्ता सिर्फ हमारी फैमिली को ही पता होगा। बोलते हुए शिवाय शांत हो जाता है और अनिका की तरफ देखने लगता है। अनिका, और शिवाय, और क्या? मैंने तुम्हारी सारी शर्त तो मान ली। अनिका, हाँ, और इस बारे में क्या कि हमारे बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं होगा जब तक हम इस शादी में हैं। शिवाय थोड़ा खांसते हुए, ओह है, हाँ ठीक है अनिका, मुझे प्रॉमिस चाहिए, और मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि तुमने एक बार जो प्रॉमिस कर दिया तुम उससे कभी नहीं मुकरते। शिवाय झुंझलाए हुए, ओहो फाइन, जब तक तुम नहीं चाहोगी तब तक मैं तुम्हें दोबारा प्रेग्नेंट नहीं दूंगा, मैं वादा करता हूँ। अब ये हो गया, नाउ प्लीज साइन। उद्धरण चिन्ह। अनिका शिवाय की इस बात पर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसकी ही तरफ देख रही थी। उसके गुलाबी गाल और भी ज्यादा गुलाबी हो गए थे। अनिका मन ही मन में उसकी बेशर्मी पर, क्या इस आदमी को बिल्कुल भी शर्म नहीं है? ये केवल ओके भी तो बोल सकता था। खैर मुझे क्या करना, अब तो मुझे कोई चीज की टेंशन भी नहीं रहेगी। अब तक जितना इसने मुझे टॉर्चर किया था, अब मैं इससे पूरा हिसाब वसूल करने वाली हूँ। देखते जाओ शिवाय सिंह ओबरॉय, तुम खुद आगे जाकर अपने घुटनों के बल भीख मांगते हुए मुझसे कहोगे कि प्लीज मैं तुमसे तलाक ले लूं। सोचे हुए वो मुस्कुराए हुए शादी के कागजात पर अपने साइन कर देती हैं। वही शिवाय अनिका की आंखों में देखकर ही समझ गया था कि पक्का ये लड़की कुछ न कुछ खुराफात करने के बारे में ही सोच रही है। अनिका को देखते हुए शिवाय मन में, हम जितने भी प्लान बनाने हैं ना मेरे खिलाफ बना लो, लेकिन मैं भी शिवाय सिंह ओबरॉय हूँ, इतनी जल्दी तो तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। एक जैसा ही अनिका साइन कर देती है, शिवाय अपने मोबाइल पर किसी को मैसेज करता है कि उसके कुछ ही पल बाद एक हैंडसम 5.8 इंच हाइट वाला डेसिंग पर्सनैलिटी वाला आदमी, जिसकी उम्र यही कुछ शिवाय की उम्र के आसपास ही होगी, 27 साल, वो अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उन दोनों को सारी औपचारिकताएं पूरी करवाता है और सभी अपने पेपर्स की जांच करने के बाद अनिका के सामने अपने हाथ आगे करते हुए कहता है,
हेलो भाभी, वैसे आप मुझे नहीं जानती होंगी, लेकिन मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अनिका उस आदमी के हाथ मिलाते हुए कंफ्यूजन की स्थिति में थी। वहीं दूसरी तरफ खड़ा शिवाय इस वक्त अपनी जेब में हाथ डाले खड़े होकर अपनी आंखें छोटी करके सिर्फ उन दोनों के हाथ की तरफ ही देख रहा था। लेकिन न ही इस बात से अनिका को कोई फर्क पड़ रहा था और न ही उस आदमी को। वही वो स्माइल करते हुए, वैसे मेरा नाम देव है और मैं निजी तौर पर शिवाय का सबसे अच्छा दोस्त हूँ और पेशेवर रूप से उसका वकील भी। और मैं आपको हमारे तीसरे सबसे अच्छे दोस्त यानी आपके बड़े भाई ऋषि की वजह जानता हूँ। वो भी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, बिल्कुल शिवाय की तरह। देव को पता ही नहीं चला कि वो फ्लो में क्या बोल गया। उसके इतना कहते ही अनिका के फेस की छोटी सी मुस्कान जो देव के दोस्ताना व्यवहार की वजह से थी, वो अब गायब हो चुकी थी। वही शिवाय की आंखें साफ, वो अपने तेज नजरों से देव की तरफ ही देखे जा रहा था। वही शिवाय की इतनी तीखी नजरों का उसका एहसास हुआ कि उसने शायद कुछ गलत कह दिया। आखिर उसकी गलती भी क्या थी? उसे तो पता ही नहीं था कि अब उन शिवाय और अनिका के भाई ऋषि के बीच बातचीत बंद हो गई है, और यही अनिका के साथ भी था। हालांकि अनिका को थोड़ा बुरा जरूर लगा, लेकिन वो तो अपने पुनर्जन्म के बाद भी अपने भाई से नहीं मिली थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस वक्त कैसा रिएक्शन करना चाहिए। हालांकि देव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन अजीब माहौल की वजह से वो हंसते हुए कहता है, वैसे केवल हस्ताक्षर करने के बजाय शादी पूरी नहीं होगी, क्योंकि तुम लोगों को एक अच्छी फोटो भी क्लिक करवानी होगी और कुछ औपचारिकताएं भी हैं जिनके लिए हमें कोर्ट जाना होगा और उसके बाद हम मंदिर जाएंगे। अभी वो ये सब बता ही रहा था कि अनिका उसे बीच में रुकते हुई थी। एक मिनट, हमने ये सब मतलब मंदिर में शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बस कोर्ट मैरिज ही करेंगे। बोलते हुए वो शिवाय की तरफ देखती है और उसे बोलने का इशारा करती है। लेकिन जैसे ही शिवाय कुछ बोलने ही वाला होता है कि देव उसे बीच में रुकते हुए, देख शिव, ये दादाजी का फैसला है और तुम दोनों को शादी करने के बाद सबसे पहले उनसे ही मिलने जाना होगा अस्पताल, और ये उनके ऑर्डर हैं जिनसे मैं तो बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता, बाकी तू देख ले। बोलते हुए वो ऑफिस से बाहर चला जाता है। अनिका शॉक में शिवाय से, मतलब पहले दादाजी को ही पता चल गया, अभी तो हमारी शादी हुई भी नहीं। 11 शिवाय उसे शांत करते हुए, ठीक है, वैसे भी उनको सभी बातों की खबर रहती है और उन्होंने ऐसा करने के लिए कहा है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बोलते हुए वो भी अपना भोला सा चेहरा बनाते हुए अपने कंधे उचकाकर ऑफिस से निकल जाता है। उन दोनों के इस तरह चले जाने से अनिका गुस्से में, मैं सच में इस आदमी की वजह से एक दिन पागल हो जाऊंगी। फिर अपने पैर जमीन में पटकते हुए, मैं तुम्हें देख लूंगी शिवाय सिंह ओबरॉय। बोलते हुए वो भी ऑफिस से बाहर निकल जाती है। हेलो गाइस, वैसे देव की एज एंड शिवाय की एज मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ, 30 है। मैंने गलती एस्कल के चैप्टर M27 लिख दिया था। उन दोनों के इस तरह चले जाने से अनिका गुस्से में, मैं सच में इस आदमी की वजह से एक दिन पागल हो जाऊंगी। फिर अपने पैर जमीन में पटकते हुए, मैं तुम्हें देख लूंगी शिवाय सिंह ओबरॉय। बोलते हुए वो भी ऑफिस से बाहर निकल जाती है। अब आगे, देव शिवाय बेस्ट फ्रेंड फुल इंट्रोडक्शन। Dave Singhania, a famous top lawyer in India, full family is related to law background. Father is judge, mother advocate. Dave is also a high court advocate in a repute position. एम्स हॉस्पिटल। गेट के सामने अनिका लगातार हॉस्पिटल के मेन गेट को एक तक देखे जा रही थी। वही उसके बगल में खड़ा शिवाय भले ही अनिका के मन में क्या चल रहा है ये ना समझ रहा हो, लेकिन वो उसकी आंखों में इतने सारे इमोशंस को जरूर देख पा रहा था। इसीलिए तो उन्होंने बिना अनिका को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया था, बस उसी को देखे जा रहा था। वहीं अनिका अपने रिबर्थ से लेकर आज तक की सफर को याद कर रही थी, जिसकी शुरुआत इसी अस्पताल में हुई थी और उसी अस्पताल में उसका दोबारा जन्म हुआ था। उन सभी बातों को सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। खैर, अभी अनिका अपनी आंखों से गेट को एक तक देख ही रही थी। वहीं शिवाय की जेब में रखा हुआ उसका मोबाइल रिंग करने लगता है, जिसकी वजह से अनिका अपने घर वापस आती है और अपनी आंखों के आंसू पूछते हुए शिवाय की तरफ देखती है, जो मोबाइल की रिंग को अब भी इग्नोर करते हुए उसे ही एकटक देख रहा था। अनिका ने खुद को थोड़ा नॉर्मल करने के बाद शिवाय से कहा, तुम कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे हो? शिवाय, हाँ। बोलते हुए वो अपने नजरें बिना उससे पर से हटाए अपने मोबाइल को एक सेकंड में निकाल कर, हम अंदर आ रहे हैं, बोलकर बिना उससे अपनी नजरें हटाए वापस से मोबाइल अपनी पॉकेट में रख देता है। लेकिन शिवाय से अपनी बात कहने के बाद अनिका वापस से गेट की तरफ ही देख रही थी।
उसे इस समय अंदर से थोड़ी घबराहट सी हो रही थी, जिसे शायद उसके बगल में खड़ा शिवाय अच्छे समझ रहा था। उसने बिना कुछ भी कहे अनिका का एक हाथ कसकर पकड़ते हुए उसने एक पल के लिए उसे देखा और अस्पताल के अंदर ले जाने लगा। यूं अचानक शिवाय के हाथ पकड़ने से अनिका की घबराहट काफी हद तक कम हो गई थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। वो अपने हाथों में शिवाय के हाथों को देखती है जो उसके छोटे के नर्म हाथों को पूरी तरह से कवर कर रहे थे। फिर शिवाय के चेहरे की तरफ एक तक देखने लगती है। इस वक्त उसके दिल में कुछ ऐसा एहसास हो रहे थे जिसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। वहीं इस वक्त पूरा फ्लो खाली करवा दिया गया था और अनिका और शिवाय को चारों तरफ से बॉडीगार्ड ने अच्छे कवर करके रखा हुआ था। वहीं वीवीआईपी वार्ड में शिवाय बिना किसी पर ध्यान दिए एक बड़े कमरे के अंदर घुस जाता है, जो देखने किसी 5 स्टार होटल में कम नहीं लग रहा था। जैसे ही शिवाय गेट के अंदर जाता है तो वहां खड़े सारे गार्ड्स एक साथ रिस्पेक्ट से अपना सर झुका लेते हैं। वही रूम में 70 या 80 साल के बूढ़े लेकिन अपने टाइम हैंडसम रह चुके सख्त और रौबदार पर्सनैलिटी वाले आदमी को रिलैक्सिंग हॉस्पिटल के नॉर्मल कपड़े की जगह घर के ब्रांडेड लेकिन एक्स्ट्रा रिलैक्सिंग कपड़े में देखकर अनिका उस आदमी को देखती ही रहती है, जो वैसे तो सभी के लिए किसी मजबूत स्तंभ जैसा आदरणीय हर्षवर्धन ओबरॉय था, लेकिन इस वक्त कोई सामान्य इंसान की तरह लग रहे थे। इस वक्त कोई भी उनकी तरफ देखकर बता नहीं सकता था कि उनके जैसा रोबदार और मजबूत व्यक्तित्व वाला आदमी इतना सिंपल भी कभी हो सकता है। खैर, इस वक्त मिस्टर हर्षवर्धन ओबरॉय यानी शिवाय के दादाजी के चेहरे पर हल्की सी एक छोटी सी मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल तारों की तरह चमक रही थी। उनकी तरफ साइड में खड़े उनके बटलर मोहन जी, जो उनके एक तरह के सबसे पुराने वफादार थे, वो इस वक्त उन्हें अपनी झुंझलाहट भरी नजरों को देख रहे थे। क्योंकि अभी हर्षवर्धन जी भले ही थोड़ा नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन वही जानते थे उन्होंने उन्हें सुबह से कितना टॉर्चर करा था। जैसे उन्हें पता चला था उनका फेवरेट पोता आखिरकार शादी करके अपनी बहू को लेकर आ रहा है, उन्होंने तो पूरे अस्पताल को ही सर पर उठा रखा था और सुबह से कम 5 बार अपने कपड़े बदल कर सबसे बार बार बच्चों की तरह पूछ रहे थे, क्या मैं इसमें अच्छा तो लग रहा हूँ? क्या मैं ज्यादा बुरा तो नहीं लग रहा? कहीं मेरी पोता बहू मुझे पसंद न करे। उनकी बात सुनकर आधे अस्पताल स्टाफ को तो बस चक्कर ही आने वाले थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपनी ही शादी की मुंह दिखाई के लिए जा रहे हो। उन्होंने तो सबका हाल ही बेहाल करके रखा था, खास करके मोहन काका का। वही मिस्टर ओल्ड हर्षवर्धन ओबरॉय तो अपनी पोता बहू को देखकर खुशी के फूले नहीं समा थी। इस वक्त अनिका खूबसूरत लाल रंग की बनारसी साड़ी, हाथ में चूड़ीदार, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, माथे पर काले रंग की छोटी सी बिंदी, होठों पर लाल लिपस्टिक। इस वक्त अनिका स्वर्ग की उतरी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वही जब शिवाय ने अनिका को इस लुक यानी साड़ी में देखा तो उसने एक पल के लिए भी अपने नजरिए उससे हटाए नहीं थी। वही दूसरी तरफ जैसे अनिका को तो शिवाय के लगातार देखने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अब से लेकर शादी तक उसके दिमाग में बहुत सारे विचार लगातार चल रहे थे। अनिका को अपने सामने देखकर हर्षवर्धन जी ने किसी तरह खुद की एक्साइटमेंट को कम किया और नॉर्मल होने की नाकाम कोशिश करते हुए बहुत ही सॉफ्ट आवाज में कहा, अरे बेटा, तुम अभी तक वहाँ क्या कर रही हो? मेरे पास आओ और यहाँ बैठो। तुमसे मिले तो पता नहीं कितना समय हो गया है। आओ आओ। अपनी पिछली जिंदगी में एक सफल बिजनेस वुमन के तौर पर अनिका के लिए वो किसी रोल मॉडल की तरह थे और हमेशा उसका यही सपना था कि लाइफ में एक बार वो उनसे जरूर मिले। लेकिन किससे पता था कि वो आज अपनी प्रेरणा से इस तरह से अचानक मिलेंगी। लेकिन तब भी उसे अपने दिल में बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी और अब तक जो उदासी अनिका की आंखों में दिख रही थी वो अब बिल्कुल ही गायब हो चुकी थी। वो भी उनके कहने पर बिना शिवाय पर ध्यान दिए अपने हाथ चुराते हुए उनके पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। इस वक्त अनिका की फेस पर बहुत ही प्यारी और मासूम मुस्कान थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते मिस्टर ओबरॉय। अनिका के इतने अच्छे और शांत व्यवहार को देखकर हर्षवर्धन जी और भी ज्यादा खुद हो गए। उन्हें तो एक नज़र में ही अनिका पसंद आ गई थी। हालांकि पहले भी जब अनिका छोटी थी तब भी वे उससे मिले थे, लेकिन तब उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। हाँ, कह सकते हैं तब उन्हें अनिका कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन इस बार उन्हें उसके शांत व्यवहार और उसकी दयालुता महसूस हो रही थी। अनिका का ऑरा ही स्ट्रॉन्ग और सौम्य था। खैर, अनिका की बात सुनकर हर्षवर्धन जी ने नकली गुस्सा दिखाते हुए, अब मैं तुम्हारा दादाजी हूँ तो तुम भी आज से मुझे शिवू की तरह दादू कह बुलाओगी, ठीक है? अनिका मुस्कुराते हुई, हाँ दादू। और दोनों सब कुछ भूलकर हंस हंसकर यहाँ वहाँ की बातें करने लगते हैं।
वही एक तरफ खड़ा शिवाय यू अचानक अपना हाथ छुड़ाए जाने से अनिका को ही देख रहा था। लेकिन अपने दादाजी को देखकर अनिका की आंखों में चमक और खुशी देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। इस वक्त उसे अपने यहाँ आने के फैसले पर पछतावा हो रहा था। वो इस वक्त यूं अचानक नजरअंदाज किए जाने से पूरा जल भून कर कोयला हुआ जा रहा था। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए रहिए मेरी ये रोमांटिक लव स्टोरी सीरीज फैंटेसी नोबेल स्टोरी पे। प्लीज लाइक शेयर एंड गिव योर स्वीट कमेंट्स टू माई स्टोरी। तब तक के लिए बाय।